हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं समकालीन राजनीतिक सिद्धांत यानी कि कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी। पेपर कोड हो जाएगा आपका G274। इसकी आज हमारी चौथी वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो और प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर और उसे डाउनलोड कर सकते हो। और यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए परीक्षा में आने वाले प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न हो जाएगा आपका, तो दूसरी यूनिट है आपकी उपागम। क्या? उपागम। तो इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न है, व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए और इसकी उपयोगिता व सीमाएं बताइए। अथवा व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। अथवा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, व्यवहारवाद की विशेषताएं। तो इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको उत्तर ये वाला ही कर देना है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि हमारी फैमिली और अच्छे से ग्रोथ करे। उत्तर हो जाएगा आज इसका, व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक तथ्यों के अध्ययन तथा विश्लेषण की आधुनिक पद्धति या दृष्टिकोण है। इस उपागम को समकालीन अथवा आधुनिक उपागम भी कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान में इसके अभ्युदय का श्रेय अमेरिकी विद्वानों को है जिन्होंने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित किया था। 20वीं शताब्दी के मध्यकाल में विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन विचारधारा की आवश्यकता अनुभव हुई। इसका प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में चार्ल्स मेरियम, आर्थर वेंटले, हेरोल्ड लासवेल जैसे विद्वानों ने किया। इस नवीन विचारधारा को अनेक नामों जैसे समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, व्यवहारवाद, अनुभववाद, मूल्य विहीन वैज्ञानिक अध्ययन अथवा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से पुकारा जाता है। तो व्यवहारवाद का अर्थ क्या है उसको देखते हैं। व्यवहारवाद में व्यक्ति के व्यवहार का एक सामाजिक संगठन के सदस्य के रूप में विश्लेषण किया जाता है। यह पद्धति अध्ययन में अपना ध्यान व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पॉलिटिकल बिहेवियर पर केंद्रित करती है और राजनीतिक व्यवहार के माध्यम से राजनीतिक संगठन प्रक्रिया तथा समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। इस पद्धति के अंतर्गत हम खुले मस्तिष्क से तथा पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर क्रियात्मक व व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसमें नैतिक मूल्यों, मानवीय विवरणों तथा कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं होता है और न हम राज्य को कानून व दार्शनिक सीमाओं में बांधते हैं। इसलिए यह पद्धति राजनीति विज्ञान के अध्ययन की परंपरागत पद्धतियों से भिन्न है। व्यवहारवाद को विद्वानों द्वारा निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है, तो उसको देखते हैं। रॉबर्ट्स एंड डहेल। क्या? रॉबर्ट्स ए डहेल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। यह एक व्यापक अवधारणा है जो मनोदशा, मनोवृत्ति, सिद्धांत, कार्यविधि, पद्धति, दृष्टिकोण, अनुसंधान तथा सुधार आंदोलन सभी कुछ है। व्यवहारवाद मानव क्रियाओं से संबंधित है और समाज में मानव व्यवहार से संबंधित सामान्य अनुमान स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान को अनुभवमूलक एंड एम्पिरिकल विज्ञान बनाता है। जोसेफ डनर के अनुसार व्यवहारवाद सामाजिक घटना का पूर्व अभिमुखीकरण है जो मुख्य रूप से अनुभववाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद और अनुशासनिक स्वार्थ से संबंधित रहता है। और बर्नार्ड किर्क के शब्दों में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का नवीन राजनीति शास्त्र से गहरा संबंध है। इसे हम राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन कहकर पुकार सकते हैं।
डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद एक विशेष मन स्थिति मात्र नहीं है, वरन उससे कुछ अधिक है। इस अर्थ में कि शोधकर्ता जब राजनीतिक व्यवहार की संकल्पना को आधार मानकर कार्य करता है तो वह राजनीतिक व्यवस्थाओं में भाग लेने वाले घटकों को व्यक्तियों के रूप में देखता है। व्यवहारवादी शोध व्यक्ति की क्रियाओं पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। आगे देखते हैं एसपी वर्मा के अनुसार। कौन? एसपी वर्मा के अनुसार देखते हैं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो व्यवहारवाद केवल अध्ययन दृष्टिकोण है जिसका अध्ययन यानी जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के अनुभविक पहलुओं का स्पष्टीकरण देते हुए हमारी राजनीति की समझ को बढ़ाना है। व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नवीन इकाइयों, नवीन पद्धतियों, नवीन तकनीकों, नवीन तथ्यों तथा एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यता यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों तथा समाज विज्ञानों के बीच एक गुणात्मक निरंतरता है। यह अध्ययन एक नवीन दृष्टिकोण है। यह नई प्रवृत्ति इतनी प्रबल है कि इससे राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने दो प्रकार के दृष्टिकोण प्रतिपादित किए हैं, परंपरावादी तथा व्यवहारवादी। तो इनको देखेंगे। तो व्यवहारवादी यानी व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण क्या क्या हैं, इनको देखने वाले हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत परिस्थितियां परिवर्तित हो गई, जिससे परंपरागत राजनीतिक विज्ञान बेमेल प्रतीत होने लगा। अतः व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया। इसके अपनाने के प्रमुख कारण अग्रलिखित हैं। पहला पॉइंट देखने वाले हैं इसका। परंपरागत राजनीति शास्त्र का द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत की राजनीति परिस्थितियों से तारतम्य स्थापित न कर पाना। दूसरा, युद्ध के पश्चात की राजनीतिक चुनौतियों का वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित विश्लेषण करने के लिए। तीसरा, परंपरागत राजनीति शास्त्र को अन्य समाज विज्ञानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। चौथा, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नवीन परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए। युद्ध के उपरांत इन कारणों से नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ जिसने राजनीति शास्त्र राजनीतिक शास्त्र वास्तविकताओं के अध्ययन पर बल दिया। तो व्यवहारवाद के उद्देश्य इनको देखने वाले हैं। व्यवहारवाद के निम्न वर्णित या निम्नलिखित उद्देश्य हैं, उनको देखने वाले हैं। पहला पॉइंट, राजनीतिक घटनाओं का यथासंभव स्पष्टीकरण देना तथा भविष्यवाणी करना। सैद्धांतिक ढांचे के आधार पर राजनीति विज्ञान में शोध करने पर बल देना। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की व्यापक तुलना करने पर बल देना। राजनीतिक प्रस्थापनाओं के लिए तथ्य संग्रह करना तथा उनका विश्लेषण करना। राजनीति विज्ञान में उपलब्ध सभी विकसित तकनीकों का प्रयोग करना। व्यक्ति को अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाना, न कि राजनीतिक संस्थाओं को वर्णनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के स्थान पर विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति को प्रयुक्त करना। व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं। तो व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं को देखने वाले हैं। व्यवहारवाद न केवल व्यक्ति की बाह्य राजनीतिक प्रक्रियाओं का ही अध्ययन करता है, वरन उसके राजनीतिक विश्वासों, मूल्यों एवं लक्ष्यों का भी अध्ययन करता है। किर्कपैट्रिक ने इस शब्द की 4 विशेषताएं बताई हैं। पहली हो जाएगी व्यक्ति के व्यवहार के विश्लेषण का मौलिक इकाई के रूप में अध्ययन। तो व्यवहारवाद शोध में राजनीतिक संस्थाओं को मौलिक इकाई न मानकर राजनीतिक परिस्थितियों में कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार को विश्लेषण की मौलिक इकाई मानता है। दूसरा, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान की एकता। तो व्यवहारवाद समस्त सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञान मानता है और सामाजिक विज्ञानों की एकता पर बल देता है। तीसरा, तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण एवं मापन में शुद्ध प्रविधियों का प्रयोग। तो व्यवहारवाद तथ्यों के सूक्ष्म पर्यवेक्षण, वर्गीकरण व माप और शुद्ध प्रविधियों के प्रयोग पर बल देता है तथा सांख्यिकी की सहायता लेता है। अगला चौथा पॉइंट हो जाएगा कि राजनीति विज्ञान के लक्ष्य का एक व्यवस्थित अनुभविक सिद्धांत के रूप में समर्थन।
तो व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान के लक्ष्य को एक रूप व्यवस्थित अनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। किर्कपैट्रिक द्वारा वर्णित उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त व्यवहारवाद की कुछ अन्य विशेषताएं अग्रलिखित हैं, उनको देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा इसका कि व्यवहारवादी प्राकृतिक विज्ञानों को ही अपना आदर्श मानकर चलते हैं, अतः उनके लिए ऐतिहासिक तथा दार्शनिक पद्धतियां अमान्य हैं। दूसरा, ये अपने अनुसंधान में नैतिक मूल्यों अथवा आदर्शों को कोई स्थान नहीं देते हैं। तीसरा, व्यवहारवादियों को दृष्टिकोण अंतर अनुशासनात्मक होता है। चौथा, ये तुलनात्मक अध्ययन पर विशेष बल देते हैं। प्रसिद्ध व्यवहारवादी विचारक चार्ल्स वर्थ अपने ग्रंथ कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस 1967 में अध्ययन को आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव तथा वस्तुनिष्ठ मानते हैं। वे क्या, कहाँ, कैसे व कब को खोजते हैं, क्यों को नहीं। इसी प्रकार डेहल और सिवली भी वैज्ञानिक सिद्धांत व सत्यापन प्रक्रिया के निर्माण पर बल देते हैं। व्यवहारवाद व्यक्ति के बाह्य रूपों से ही संबंधित नहीं है, वरन भावात्मक, ज्ञानात्मक तथा मूल्यों से भी संबद्ध है। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले समस्त तत्व तथा यानी समस्त तत्व यथा व्यक्तिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक हमारे अध्ययन में सम्मिलित हैं या समाहित हैं। डेविड स्टर्न ने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद की निम्नलिखित विशेषताओं व आधारों का वर्णन किया है। वो किस प्रकार से वर्णन किया है आगे देखेंगे। पहला हो जाएगा नियमितताएं। तो मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में हमें नियमितताएं तथा अनियमितता दोनों ही देखने को मिलती हैं। एक ही समस्या के प्रति समाज के व्यक्तियों का दृष्टिकोण यद्यपि भिन्न भिन्न होता है, परंतु इन विचारों में कुछ ऐसे समान बिंदु मिल जाते हैं जिनको एकत्रित करके शोधकर्ता नए सिद्धांतों का निर्माण कर सकता है। इन समानताओं को सामान्यीकरण व सिद्धांतों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है। समानताओं के आधार पर राजनीतिक पहलुओं, घटनाओं की व्याख्या करके भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा पॉइंट, सत्यापन। राजनीतिक व्यवहार के सामान्य परिणामों तथा सिद्धांतों का सत्यापन संभव होता है। सत्यापन के उपरांत संग्रहित तथ्यों में वैज्ञानिकता की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा, प्रविधियां। व्यवहार के अध्ययन में एकत्र सामग्री को परीक्षण और शुद्ध तकनीक से समझा जाता है। व्यवहारवाद सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान में अपनाई जाने वाली प्रविधियों को अपनाने पर बल देता है। अगला पॉइंट हो जाएगा परिमाणीकरण। तो परिमाणीकरण में देखते हैं, सामग्री के प्रयोजन के प्रकाश में मापन तथा परिमाणीकरण किया जाता है। तथ्यों का संग्रह आंकड़ों के रूप में किया जाता है जिससे निष्कर्ष को संख्या में अभिव्यक्त किया जा सके। पांचवा, मूल्य निरपेक्षता। व्यवहारवाद में व्यक्ति मूल्यों एवं विचारों को पृथक तथा स्पष्ट रखा जाता है तथा अध्ययनकर्ता को तथ्यों का संग्रह करने में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके मूल्यों तथा मान्यताओं का प्रभाव उत्तरदाता पर नहीं पड़े। क्रमबद्धता। इसमें अध्ययन क्रमबद्ध होता है। विज्ञान में ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन की आवश्यकता होती है। सिद्धांत तथा अनुसंधान आपस में संबंधित होते हैं। डॉक्टर S.P. वर्मा के शब्दों में व्यवहारवादी यह दावा करते हैं कि राजनीति विज्ञान में शोध अधिक से अधिक क्रमबद्ध होना चाहिए। इससे उनका यह अभिप्राय है कि शोध सिद्धांत से संबद्ध तथा सिद्धांत से निदर्शित होना चाहिए। अगला पॉइंट हो जाएगा आपको सातवां, विशुद्ध ज्ञान। तो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन शुद्ध विज्ञान के रूप में करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके निष्कर्षों को इस स्थिति में ले आना चाहिए जिससे वे ठोस सिद्धांतों का रूप धारण कर लें तथा राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में रखा जा सके। आठवां, एकीकरण। समस्त सामाजिक विज्ञान एक है और उनकी उपलब्धियों का प्रयोग एक दूसरे में हो सकता है। इस रूप में व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति अंतर
अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल देती है। संपूर्ण मानव व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है तथा इसका अध्ययन समग्र रूप से होना चाहिए। आगे देखते हैं व्यवहारवाद की सीमाएं। तो व्यवहारवाद की सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं उनको देखेंगे। सिवली की दृष्टि से यानी कि सिवली की दृष्टि में व्यवहारवाद की सीमाओं की चर्चा इस रूप में की गई है कि जिससे कि विद्वानों को उनके परिणामों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। ये सीमा निम्नलिखित हैं। नीति निर्माण में अनुपयुक्त। व्यवहारवादी नीति निर्माण के लिए सभी दृष्टिकोणों नैतिक, विधायी तथा अनुभवजन्य से पूर्ण नहीं है। नीति निर्माण में नैतिक पक्ष का कोई योगदान नहीं है क्योंकि वह मूल्य को उचित नहीं समझता है। अनुभवजन्य पक्ष में इसका योगदान कुछ सीमा तक होता है क्योंकि संपूर्ण तथ्यों के लिए व्यवहारवादी ढंग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। विधायी पक्ष प्रायोगिक विज्ञान तथा दर्शन पर आधारित है जो व्यवहारवादी शक्ति के बाहर की बात है। इस प्रकार नीति निर्माण की दृष्टि से व्यवहारवादी उपयोगिता सीमित है। आगे देखते हैं व्यवहारवादियों का संकुचित क्षेत्र। तो जब व्यवहारवादी अध्ययन प्रारंभ किया जाता है तो उसकी निश्चित सीमाएं स्पष्ट होने लगती हैं। उदाहरण के लिए मानव के व्यवहार की व्याख्या नियंत्रित परिस्थितियों तथा कुछ विशेष मान्यताओं के अंतर्गत की जा सकती है। कुछ ऐसे ढंग तथा धारणाएं भी हैं जिनको व्यवहारवादी ढंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट, मूल्यों के प्रति तटस्थता कठिन। तो व्यवहारवाद की मान्यता मूल्य निरपेक्ष भी है परंतु शोधकर्ता की मूल्य तथा विचारधारा अन्वेषण के लिए विषय के चयन को प्रभावित करती है। चौथा, अन्य पद्धतियों का प्रयोग। तो राजनीतिक को परिभाषित करने के लिए केवल व्यवहारवादी ढंग ही नहीं है, उसका मस्तिष्क की धारणाओं द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। पांचवा पॉइंट, अध्ययनकर्ता की अवधारणाओं का प्रभाव। तो अध्ययनकर्ता की अवधारणाएं केवल क्या और कैसे का ही निर्धारण नहीं करती वरन उसके लक्ष्यों के निर्णय को भी प्रभावित करती हैं। अगला छठा पॉइंट, व्यवहारवाद की अपूर्णता। तो परंपरावादी व्यवहारवाद को उपयोगी मानते हैं परंतु उन्होंने उसकी सीमा निर्धारित कर दी है। सिवली ने लिखा है, यदि राजनीति क्या है, क्या रही, क्या होगी, क्या होनी चाहिए भी मानी जाए तो हमें व्यवहारवादियों के अतिरिक्त राजनीतिक विचारधारा के इतिहासज्ञों, नैतिक दार्शनिकों, सांस्कृतिक इतिहासज्ञ, वर्णनात्मक राजनीतिशास्त्री तथा अनुभवी राजनीतिज्ञ की सहायता लेनी होगी। इस दृष्टि से व्यवहारवादी उपागम अपूर्ण है। सातवां, अंतिम मूल्य का चयन करना असंभव। तो व्यवहारवादी इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि हमें राजनीतिक जीवन में किसे महान या श्रेष्ठ समझना चाहिए और किसे नहीं। इस दृष्टिकोण से उन परिस्थितियों में सफलता या असफलता के बारे में पहले की बातें बनाई जा सकती हैं परंतु व्यवहारवादी सभी प्रकार की परिस्थितियों में अंतिम मूल्य का चुनाव नहीं कर सकता है। तो व्यवहारवाद की आलोचना भी की है इसमें। तो व्यवहारवाद की आलोचना देखते हैं। व्यवहारवाद की आलोचना व्यवहारवादियों की निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आलोचना की जा सकती है। पहला, कट्टरपंथी तथा अहंकारी। आलोचकों के अनुसार व्यवहारवादी कट्टरपंथी क्या आलोचकों के अनुसार व्यवहारवादी कट्टरपंथी और अहंकारी है जो अपने निर्णय को परिशुद्ध मानते हैं परंतु व्यवहारवाद ने अब तक किसी मानव विज्ञान को जन्म नहीं दिया है। दूसरा, विशुद्ध विज्ञान बनाना असंभव। तो राजनीतिक विज्ञान को कभी भी भौतिक विज्ञान के समान विशुद्ध विज्ञान नहीं बनाया जा सकता क्योंकि पदार्थ और व्यक्ति की स्थिति में बहुत अंतर होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पद्धतियों पर अधिक ध्यान देना। पद्धतियों पर अधिक ध्यान देना। व्यवहारवादी पद्धतियों पर अधिक ध्यान देते हैं। व्यवहारवादी विषय को छोड़कर आंकड़े एकत्र करने में लग जाते हैं और विज्ञान स्थापना की धुन में राजनीति की यथार्थता से बचने लगता है। एवरी लिसर्सन के अनुसार ये प्राय महत्वपूर्ण को छोड़कर महत्वहीन विषयों के संबंध में तथ्य और आंकड़े एकत्रित करने में लगे रहते हैं।
चौथा है मूल्यहीनता की तरफ ले जाना। उद्देश्य और मूल्य से भिन्न होने के कारण व्यवहारवाद हमें मूल्यहीनता की ओर ले जाता है। पांचवा पॉइंट, तत्कालिक समस्याओं की अपेक्षा यानी तत्कालिक समस्याओं की उपेक्षा। व्यवहारवादियों ने तत्कालिक एवं गंभीर समस्याओं से अपने आप को पृथक करके आराम कुर्सी वाले बुद्धिजीवी वर्ग में सम्मिलित कर लिया है। वे इंद्रपुरी यानी कि लवरी टॉवर के निवासी बन गए हैं। छठा, शब्द अनुशासन पर अत्यधिक बल। तो शब्द अनुशासन पर अत्यधिक बल, व्यवहारवादी ने भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया है, यानी कि व्यवहारवादियों ने भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल शब्द अनुशासन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के शब्दों में, तटस्थता तथा निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला तथा फूहड़ शब्दजाल आविष्कृत कर लिया है। सातवां, भविष्यवाणी करने में अक्षम। तो व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने के लिए पक्ष में है, जबकि यह असंभव। कार्ल पामर के शब्दों में, राजनीतिक वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियां अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं जा सकती। आठवां, मूल्य निरपेक्षता को प्राप्त करना कठिन। तो व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, जबकि किसी भी सामाजिक विषय में मूल्य निरपेक्षता की स्थिति को प्राप्त करना असंभव है। नवा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रतिकूल। व्यवहारवादियों द्वारा निरूपित सिद्धांत एवं प्रस्तावनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रतिकूल प्रतीत होती हैं। और आपका 10वां पॉइंट हो जाएगा व्यवसाध्य पद्धति। क्या? व्यवसाध्य पद्धति। तो व्यवहारिक शोध पद्धति अत्यधिक खर्चीली है। अमेरिका में व्यवहारवादी अध्ययन के नाम पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। तो साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये क्वेश्चन यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो जय हिंद साथियों।